Hello, once again, welcome to Chem Educators. So, in last video, we had started with the chapter coordination compounds. We will be continuing that chapter in this video. So, पहली वीडियो में बच्चे हमने जनरल डिस्कशन कर ली थी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके टर्म्स थी डिफरेंट, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह थी सभी एंड इट्स आईयूपैक नेमिंग जनरल सब कुछ कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डू आइसोमेरिज्म. इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म करेंगे एंड ऑल द थ्योरीज, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी जो भी है वो थ्योरीज करेंगे, ठीक है. पहली बात तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, जिस सभी ने पहले का रखा होगा डेफिनेशन. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म प्रोसेस इन विच द सेम फॉर्मूला गिविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. So what are isomers? They are the structures which have same formula but different structures. So क्या हो गया? Compounds that give the same chemical formula but different structures, different arrangement, they are called isomers. तो जी देखो, जब different structure हो जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री भी different हो जाएगी, ठीक है. इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कभी कभी जब चार लिगेंड लगे तो वो टेट्राहेड्रल होते हैं एंड समटाइम्स दे आर स्क्वायर प्लेनर. तो ये सारा कुछ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म. अभी आइसोमेरिज्म मेन जो है ना वो दो तरह की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दीज आर द टू मेन ब्रांचेस वी आर गोइंग टू डिस्कस. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होती है? दिस अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल ओरिएंटेशन? जो स्पेस में बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पे लिगेंड्स लगा रखी है. एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Structural isomerism is further of four types, that is ionization, hydration, linkage and coordination. And stereoisomerism is of two types, geometrical and optical isomerism. ठीक है, we are going to discuss all of them one by one. So let's start with structural isomerism. Structural isomerism में बच्चे first we are going to discuss linkage isomerism. What do you mean by linkage isomerism? देखो, इन सब के डेफिनेशन याद करने के बजाय ना बेटर आप एग्जांपल्स को समझ लो, डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी. अभी लिंकेज क्या मतलब क्या है? देखो, आधार कार्ड को लिंक किया था आपने बैंक के साथ, लिंक करना मतलब जोड़ना. अभी अगर हमारे पास कोई लिगेंड है, ठीक है, अगर उसके पास एक से ज्यादा एटम्स हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल के साथ NO2 एंड सिमिलरली ये मेटल के साथ ONO. NO2 एंड ONO फॉर्मूला तो सेम ही है ना, लेकिन यहां पे मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज नाइट्रोजन एंड हियर इट इज ऑक्सीजन. सो अ मोनोडेंटेंट लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड्स. क्या था वो? पिछली वीडियो में किया था, याद आ गया? एम्बिडेंटेड लिगेंड जो एक से ज्यादा साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है, पिछली वीडियो में किया था. अगर नहीं चेक किया तो ऑन टॉप लिंक दे रखा है, यू कैन चेक, वीडियो देख सकते हो आप पहले वाली. तो ये देखो, अगर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज कोबाल्ट, ठीक है. अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. यहां पे भी कोबाल्ट 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए अमोनिया के. सो एक्चुअली दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स. क्लियर? अभी इसके साथ 5 लिगेंड तो लग रखे हैं. जो 6th लिगेंड है ना वो देखो, दिस इज NO2 एंड दिस इज ONO. है तो एक ही बात ना. अगर वो ONO के साथ लगा तो इट इज नाइट्रेटो O, अगर इसकी जगह के लगा है NO2 तो इट इज नाइट्रेटो N. तो ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिगेंड का जो एटम है कौन सी तरफ से लिंक कर रहा है मेटल को, यहां से O से कर रहा है एंड यहां से N से. अदर एग्जांपल्स आ गए SCN एंड NCS एंड CN एंड NC, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है. अभी नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. इसमें सिंपल क्या याद रखो, ये एक मेटल हो गया, ये दूसरा मेटल हो गया. देखो ये जो लिगेंड्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया. देखो यहाँ पे कोबाल्ट क्रोमियम, अभी कोबाल्ट के पास अमोनिया है सारे एंड क्रोमियम के पास साइनाइड. यहाँ पे अपोजिट हो गया, क्रोमियम के पास साइनाइड था, क्रोमियम के पास अमीन आ गया, ठीक है. तो कोबाल्ट के पास NH3 था, कोबाल्ट के पास CN आ गया. हुआ क्या? लिगेंड्स एक्सचेंज हो गए. क्लियर? सो दिस इज एन एग्जांपल. इसको ध्यान से देखो, लास्ट वीडियो में हम आईयूपैक नेमिंग की थी ना, तो इसकी आईयूपैक नेमिंग नहीं की थी वहां पे. तो चेक करो, इसमें 2 बार मेटल आ रहा है डिफरेंट. हमेशा याद रखना अगर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है. हमने किया था न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक भी. ये कौन सी हो गई? दीज आर द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइज फ्रॉम द इंटर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज. यहाँ पे 2 एंटिटीज आ गई, कैटायनिक एंड एनायनिक.
एंड ऑलवेज बच्चे पहली वाली जो होगी ना दैट विल बी पॉजिटिव कैटायनिक, दूसरी वाली क्या होगी नेगेटिव। हमेशा ये याद रखना, बिकॉज NaCl MgCl2 हमेशा जब भी नाम देते हैं तो पहले कैटायन का आएगा बाद में नाइन का। तो इसकी नेमिंग में देखो जो पहला मेटल है वो इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या समझ रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड वाली पे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 6 अमाइन है। सो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हेक्सासाइनेडो क्रोमियम, क्रोमियम नहीं आएगा, याद करो पिछली वीडियो, क्रोमियम के साथ मेटल के साथ 8 लगेगा, क्रोमेट 3। सिमिलरली इसका नाम करेंगे तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 एंड हेक्सासाइनेडो कोबाल्ट 3, यहां पे ऐसा नाम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले मेटल के साथ क्या आ जाएगा 8। तो ये तो होगी इसकी आयोटेक नेमिंग। अभी देखो इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में है क्या मेन, फॉर्मूला सेम रह रहा है इन दोनों का, देखो एक कोबाल्ट एक कोबाल्ट, एक क्रोमियम एक क्रोमियम, 6NH3 6Cn 6NH3 एंड 6Cn, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। सो दे आर आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, लिगेंड्स एक्सचेंज कर दिए। तो नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमर में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको थोड़े से ज्यादा डिटेल में ना हम करेंगे वर्नर्स थ्योरी में, वर्नर्स थ्योरी में इसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। लेकिन एक बात समझो, ये जो स्फीयर है ना इसके बाहर है जो वो वाला आयन आयोनाइज होके वो आयन दे देगा। सिमिलरली ये जो स्फीयर है इसके बाहर जो आयन पड़ा है दैट विल गेट आयोनाइज्ड, जो ब्रैकेट के अंदर मेटल एंड लिगेंड्स है दे विल नॉट गेट आयोनाइज्ड, ठीक है। सो जब इनको आयोनाइज करेंगे तो ये आयोनाइज करके क्या देगा Br नेगेटिव आयन, एंड ये आयोनाइज होके क्या देगा SO4 2 नेगेटिव आयन। एंड देखो फॉर्मूला सेम है, कोबाल्ट कोबाल्ट 5 अमोनिया, एक सल्फेट एंड एक ब्रोमाइड, यहाँ पे भी एक सल्फेट एक ब्रोमाइड। आर यू गेटिंग इट? सो फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो ये डिफरेंट आयन देंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे की ऐसी रह जाएगी, प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव आयन आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, वो ब्रैकेट आ जाएगी पहले, ये जो भी कॉम्प्लेक्स है प्लस Br नेगेटिव आयन, क्या आएगा Br नेगेटिव आयन। सो देखो डिफरेंट आयन्स आ गए, तो डिफरेंट आयन्स आ रहे हैं इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट के ऊपर ये जो चार्ज आएगा दैट विल बी ऑपोजिट, Br के ऊपर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये सारी ब्रैकेट सेम रह जाएगी, ठीक है। दिस वी विल डिस्कस इन वर्नर्स थ्योरी। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आ गई सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है इसमें। अच्छा बच्चे ये भी ना एक तरह की आयोनाइजेशन आइसोमर्स की तरह ही है। देखो मेटल हो गया, 6 लिगेंड्स हो गए, यहाँ पे 6 लिगेंड्स किसके हो गए वाटर की, तो 3 क्लोराइड के आयन्स बाहर पड़े, ठीक है। तो 3 क्लोराइड आयन्स आयोनाइज हो सकते हैं। सिमिलरली अभी नेक्स्ट में क्या किया हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले गए, एक Cl को अंदर ले आए, तो मेटल के साथ 6 लिगेंड्स थे, अभी भी मेटल के साथ 6 लिगेंड्स है, 5 क्या हो गए वाटर के, एक Cl का, एक वाटर बाहर चला गया तो यहाँ पे Cl2 रह गए, बिकॉज पहले 3 था, एक Cl अंदर आ गया। सिमिलरली और भी पॉसिबल है, क्या हो सकता है इसको, Cr हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर 4 ही रह जाए, दैट इज H2O4, और ये जो Cl3 है ये 2 अंदर आ जाए, Cl2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, मेटल के साथ 6 लिगेंड्स हो गए। अभी बाहर कितने क्लोरीन रह गए, 3 थे पहले, अभी रह गया बाहर 1, वाटर कितने थे अंदर 6 थे, अभी 2 बाहर चले गए, डॉट 2 वाटर। तो ये हो गया सॉल्वेटेड और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इजी सा है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर ब्रैकेट के अलग अलग आ जाए तो वो सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म रह जाएगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, देखो मोस्टली हमारे पास जो लिगेंड्स होंगे ना आइदर दे विल बी 4 और 6, ठीक है, Ml4 या Ml6 टाइप आएगा। उसमें अभी जो आइसोमेरिज्म में सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको बोलते हैं सिस, एंड अगर सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ये तो आप लोगों को पहले ही पता है, इजी है। इसमें क्या है, द लिगेंड्स ऑक्यूपाई द पोजीशन एडजेसेंट टू वन अनदर, दे आर कॉल्ड सिस फॉर्म। एडजेसेंट हो गए ना, साथ साथ, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड है तो वो क्या हो गए ट्रांस। अभी ये तो सिंपल था, इसमें देखो Ma2B2 टाइप, ये वही एग्जांपल हो गया। NH3 NH3 सेम लिगेंड्स
Cl Cl सेम लिगेंड्स सेम साइड, ये सेम लिगेंड्स ऑपोजिट साइड आ गए, तो ये ट्रांस ये सिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो ऑपोजिट साइड लगे हैं वो सेम लिगेंड्स हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ Ma2Bc टाइप, मतलब जो मेटल है दो लिगेंड्स हैं A एंड A, दे बोथ आर सेम, दे आर एट ऑपोजिट साइड, सो दिस इज ट्रांस। जरूरी नहीं है कि ये भी दोनों ही सेम हो, दे मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर? यहां पे एग्जांपल देखो, मेटल ले लिया, ठीक है, दो NH3 आ गई, दे आर ऑन सेम साइड, सो दे आर सिस। देखो यहां पे क्लोरीन एंड NO2 दे आर नॉट सेम, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सिस ट्रांस है, इसको तो कंसीडर नहीं करना। इसको देखो सिमिलरली यहाँ पे NH3 एंड NH3 दे आर ऑपोजिट, सो दिस इज ट्रांस, ठीक है, इनको तो देखना ही नहीं। सिमिलरली ये आ गया Ma4B2 टाइप, ये आ गया एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, पहले जो किया था दैट वाज इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये जो किया था यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब 4 लिगेंड लग रहे थे, ठीक है। अभी जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स दे आर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मेटल ले लिया, ठीक है, अभी देखो Cl Cl दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ हैं, क्लियर, तो ये हो गए सिस। यहां पे Cl एंड Cl दे आर एट ऑपोजिट 180, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो ये हो गया ट्रांस। इसमें भी देखो दो तरह के लिगेंड है, ठीक है, A एंड B, A के 4 हैं एंड B के 2 लिगेंड्स हैं। सिमिलरली इसके और भी केसेस पॉसिबल हैं। ये देखो, ये एग्जांपल देखो, ये कोबाल्ट आ गया। पिछला जो एग्जांपल था ना बच्चे, इसमें भी कितने लिगेंड्स थे? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी 6 लिगेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसमें क्या था, एक तरह के लिगेंड 2 थे और दूसरी तरह का जो लिगेंड था उसके लिगेंड 4 थे। यहाँ पे 2 ही तरह के लिगेंड्स हैं, NH3 के भी 3 एंड NO2 के भी 3। वहां पे 2 एंड 4 थे, यहाँ पे 3 एंड 3 है। अगर वो सेम साइड पे हैं, ठीक है, तो इकट्ठे पड़े हैं तो उनको बोलेंगे फेशियल। क्या बोलते हैं? फेशियल। अगर वो तीनों इकट्ठे नहीं पड़े, देखो यहाँ पे ब्रेक आ गई ना, 2 NH3 आ गए, तीसरा ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा, ब्रेक आ गई ना, तो जब वो ब्रेक हो गया तो उसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में MER और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। तो इसको भी हम कैसे समझ सकते हैं, फेस को, फेशियल को सिस की तरह बोल सकते हैं एंड इसको ट्रांस की तरह बोल सकते हैं, लेकिन इनको न्यू नेम दिए गए हैं डिपेंडिंग कि हमारे पास अगर 2 लिगेंड्स है, दोनों 3-3 पड़े हैं, अगर वो तीनों इकट्ठे हैं तो फेशियल। एक फेस हो गया ना, अगर सिक्का उछालते हैं तो एक हेड हो गया, एक टेल, एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, उसी तरह ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो कंटिन्यूटी नहीं ना हो रही तीनों की, 1 2 यहाँ पे नहीं NH3 आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो हमारा आ जाएगा मेरिडोनियल, अदरवाइज इट इज फेशियल। अभी ये एक और एग्जांपल आ गया, ये भी सिस ट्रांस की तरह ही है। यहां पे दिस इज एन बाइडेंटेंट लिगेंड, याद है, इथेन 1,2 डाइअमीन, बाइडेंटेंट लिगेंड आ गया, इसलिए इसको AA2 बोला। लिगेंड्स कितने टोटल? 2 एंड 2 4 लिगेंड्स है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन बाइडेंटेंट लिगेंड। देखो EN दोनों क्या पड़े हैं? एडजेसेंट पड़े हैं, साथ के साथ पड़े हैं, तो दे आर सिस आइसोमर। यहाँ पे दुखी है, दो EN है जो they are at opposite directions, so they are trans to each other, so they are trans isomerism. So cis and trans, I hope it is clear. नेक्स्ट आ गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का था, ज्योमेट्रिकल वो पहले कर लिया अभी, एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? जो व्हाइट लाइट आ रही है उधर से विद ग्योर, उसमें 7 कलर्स हैं, अगर उसमें से कोई एक वेवलेंथ की कलर, ठीक है, विद गियर हो गया ना, अगर इसमें से कोई एक वेवलेंथ कोई भी उठा ली, कोई भी एक वेवलेंथ वाली लाइट उठा ली, उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अगर उसको हम किसी सोल्यूशन से पास करें तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है वो सोल्यूशन से सीधा पास हो जाए, अगर ये सोल्यूशन है, हो सकता है वो सीधी पास हो जाए, हो सकता है वो राइट तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए। देखो अगर तो वो सीधी पास हो गई लाइट, ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे सोल्यूशन था वो सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव था। इनएक्टिव मतलब सो रहा था, उसको पता नहीं चल रहा है कोई घर पे आ रहा है कि नहीं, कोई घर पे आया उसको पता नहीं चला, वो चोरी करके सीधे निकल गया, तो वो सो रहा है, इनएक्टिव है।
अगर उसको पता चल गया भाई कोई घर पे आ रहा, तो वो कुछ ना कुछ तो हलचल करेगा ना, तो वो उठेगा, उसको भगाएगा। अगर चोर भागेगा इधर उधर, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। सो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब वो लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा आइदर राइट साइड, उसको बोलते हैं प्लस, या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इट विल रोटेट द लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड, आल्सो कॉल्ड लीवियर रोटेटरी और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो पहली बात तो समझो ये है क्या। सो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट वो है जो लाइट को रोटेट कर देगी राइट जहां लेफ्ट। ठीक है, अगर नहीं रोटेट कर रही तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए जो मेन कंडीशन है दैट इज द नॉन सुपर इम्पोज, यहां पे लिखा ना कैनॉट बी सुपर इम्पोज, और दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। सो जो भी ये एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, दे ऑलवेज हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज? देखो ये हैंड है आपका, ठीक है, शीशे में रख दिया, तो इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इसको आप उठा के देखो ना, इसको ऐसे उठा के देखो, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट हो जाते हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। सो दोज विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अभी देखो दे आर टू फॉर्म्स डेक्स्ट्रो डी एंड लीवियर रोटेटरी एल, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, राइट साइड डेक्स्ट्रो हो गया, लेफ्ट साइड लीवियर रोटेटरी। सो इट इज रिटन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट वही है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो प्लेन पोलराइजेशन करके एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले आए। ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल्स करते हैं कुछ, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो पहले तो अगर इसको देखो तो ये मिरर इमेजेस हैं कि नहीं। एग्जैक्टली देखो अगर ये मिरर है तो ये ऐसे मिलाओ तो ये मिरर इमेज बन गई। ठीक है, तो मिरर इमेजेस है। अगर इसको ऐसे उठा के मैं ऐसे रख दूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे? नो। देखो अगर इसको उठा के मैं ऐसे रख दूं, यहाँ पे जो एन एन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एन एन के बीच बॉन्ड है, अगर इसको उठा के ऐसे रख दूं, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे ये। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्लियर? एंड व्हाट इज EN? बच्चे ये दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्लियर है? तो यहाँ पे NH2, क्लियर, CH2 एंड NH2, इसको सिंपली हम ऐसे शो कर देते हैं, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। एंड इसमें देखो एग्जांपल में पहली बात तो यहाँ पे दो केसेस आ गए, सिस एंड ट्रांस। बच्चे इस वाले केस में देखो अगेन दिस इज मिरर इमेज, दिस इज आल्सो मिरर इमेज। अगर इसको उठा के ऐसे ही उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? नहीं, बिकॉज इधर दो क्लोरीन है, इधर दो नाइट्रोजन है, तो अगर इसको ऐसे उठा के रखूंगा तो क्लोरीन है, नाइट्रोजन सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं रहे। इस वाले में देखो अगर इसको उठा के ऐसे रख दूं तो वो सेम ही मॉलिक्यूल आ जाएगा। यस और नो? इसको उठा के अगर ऐसे रख दिया, पहली बात तो ये मिरर इमेज है, देखो ऐसे भी मिल रहे हैं, अगर इसको ऐसे उठा के ऊपर रख दिया तो ये सुपर इम्पोज भी कर जाएगा। इसका मतलब ये आ गए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड अभी हमने किया था जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सिस आइसोमर्स हैव टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, देखो ये सिस आ गया ना, सिस क्यों बोला इसको? बिकॉज दो क्लोरीन दे आर एडजेसेंट, साथ साथ हैं। दिस इज ट्रांस, वाई? बिकॉज टू क्लोरीन दे आर ऑपोजिट साइड। अभी देखो दे हैव टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दो ऑप्टिकल हो गए ना, दिस इज लेवियो नेगेटिव, दिस इज डी पॉजिटिव डेक्स्ट्रो, दिस इज रोटेटिंग द राइट साइड लाइट एंड दिस इज रोटेटिंग द लाइट टू द लेफ्ट साइड। ट्रांस आइसोमर हैव नो ऑप्टिकल आइसोमर, इसका भाई ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं कोई। वाई? बिकॉज अभी बोला था ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मेन कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नाउ इट इज रिटन कायरल, इट इज नॉट कायरल। ये क्या मतलब हुआ? कायरल, नॉन कायरल, दीज टर्म्स बच्चे हेलोनिक हेलोनिन चैप्टर में ज्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस होंगे। एक बार देखो जो भी टर्म्स हमने बार बार यूज करी, ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये क्या है? दोबारा समझो इसको। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? सब्सटेंस जो लाइट को लेफ्ट या राइट साइड रोटेट कर देगा। अभी जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना दैट इज ऑलवेज कायरल। कायरल का क्या मतलब है? एसिमेट्री, मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। अगर देखो तो कार्बन जो मेन है ना, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन जब हम करते हैं तो कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिस कार्बन के चार बॉन्ड जो है ना वो अलग अलग हो।
सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्नर थ्योरी। सबसे पहले वर्नर थ्योरी की बात करते हैं। जो वर्नर था ना, इसने अपने ये जो थ्योरी है इसकी वजह से नोबेल प्राइज भी गेन किया था, तो ये खास तो था कुछ। तो देखते हैं इसको क्या मिला। इसको पता चला कि जो मेटल है ना उसके पास दो तरह की वैलेंसीज हैं। He is saying that each metal is coordinated, या that coordination compound possesses two types of valencies। वो कौन सी वैलेंसी थी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको बोलो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। सबसे मेन पॉइंट है ना जो, दैट इज जो प्राइमरी वैलेंसीज थी दे वर आयोनाइजेबल, दे वर आयोनाइजेबल, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसीज थी दे वर नॉन आयोनाइजेबल। दिस इज द मेजर डिफरेंस। जो प्राइमरी थी ना दे वर आयोनाइजेबल, सेकेंड डिग्री दे वर नॉन आयोनाइजेबल। और डिफरेंसेस क्या हो गए? दे वर सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली, दे वर सेटिस्फाइड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द न्यूट्रल स्पीशीज और नेगेटिव। इट इज नॉन डायरेक्शनल, it is directional, they refer to as coordination number, they refer to as oxidation number, they are represented by dotted lines, they are represented by thick lines। अभी भाई ये क्या है? सब कुछ इसको याद नहीं करना है, समझ लो ये सारे पॉइंट खुद ब खुद याद आ जाएंगे। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल को अच्छी तरह से देखो। ये हो गया मेटल, ये हो गए लिगेंड्स। दो लिगेंड्स आ गए, एक को एल बोल दो, एक को एल डैश बोल दो। दीज आर 5 लिगेंड्स एंड एक लिगेंड ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 6 लिगेंड। अभी देखो ये जो क्लोराइड है ना, दिस इज आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस क्लोराइड इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड। सो इट मींस जो क्लोराइड आया ना वो लिगेंड बाहर भी अंदर भी है, तो पता कैसे चलेगा? इफ वी आर जस्ट हैविंग द फॉर्मूला, हाउ डू वी नो दिस क्लोराइड आयन इज गोइंग टू बी आउटसाइड द ब्रैकेट और इनसाइड द ब्रैकेट? ये वर्नर ने बताया था। तो अभी कैसे पता चलेगा? इसको याद रखो, ये बाहर और ये जो लिगेंड्स वो अंदर है, ये सेम वही हो गया। ये जो बाहर है ना दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। इसको बस ऐसे याद कर लो, जो बाहर है उसको बोलेंगे प्राइमरी, जो अंदर है वो लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। मेटल को नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि मेटल पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? बाहर। प्राइमरी मतलब 1। देखो किसी को भी पहले देखोगे तो 1 नंबर पे उसको आप देखोगे बाहर से कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके अंदर जो छुपा है उसकी ऊंचाई जो प्राइम वो तो आपको पता नहीं चलेगी ना, वो तो बात करके पता चलेगी। सो प्राइमरी 1 कैसे पता चलेगा? बंदे को कैसे जज करोगे? बाहर से देख के। सो जो बाहर आ गया ब्रैकेट के दैट इज प्राइमरी, जो अंदर है दैट इज सेकेंडरी। अभी देखो हमने किया था आयनाइजेशन में, इफ दिस इज कोबाल्ट, दीज आर 5 अमोनिया and this is SO4 and this is Br outside the bracket। आयोनाइजेशन आइसोमर्स किए थे, याद आया? तो वहां पे क्या होगा? इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव आयन, प्लस Br नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज दिस इज काउंटर आयन प्रेजेंट आउटसाइड। जो बाहर है वो आयोनाइज हो सकता है, ठीक है? सो दिस इज आयोनाइजेबल। अगर सिमिलरली SO4 बाहर आ गया तो यहाँ पे कौन सा आयन आ जाएगा? SO4 2 नेगेटिव। सो देखो बच्चे जो बाहर है ना दैट इज आयोनाइजेबल। सो प्राइमरी इज आयोनाइजेबल, यहाँ पे याद आ गया? प्राइमरी है जो दैट इज आयोनाइजेबल। सो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। जो सेकेंडरी है दैट इज नॉट आयोनाइजेबल, जो अंदर लिगेंड है वो ऐसे सेम वैसे पड़े रहेंगे। अभी जो बाहर लिगेंड्स है उससे हमें क्या पता चलेगा? पिछली वीडियो में हमने देखा था इट इज टेलिंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अगर Cl नेगेटिव है, 2 के ऊपर 2 नेगेटिव, ब्रैकेट के ऊपर ऑपोजिट 2 पॉजिटिव आ गया। सो जो बाहर है ना प्राइमरी लिगेंड्स, दे आर हेल्पिंग अस टू गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। एंड जो सेकेंडरी है अंदर है वो क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ डायरेक्ट बॉन्ड्स दैट दे आर फॉर्मिंग विद द मेटल, दैट इज दे आर टेलिंग अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो जो प्राइमरी है, प्राइमरी दे आर टेलिंग अस अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर जो बाहर था। जो सेकेंडरी है अंदर है दे आर टेलिंग अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने बॉन्ड्स बन गए अंदर उसके पास, ठीक है? सिमिलरली दे आर डायरेक्शनल, दे आर नॉन डायरेक्शनल। क्लियर तो है? जो 6 लिगेंड्स अंदर हैं, ठीक है, दे विल बी इन ऑक्टाहेड्रल। ऐसा नहीं कि कोई भी लिगेंड कहीं भी हो सकता है। सो दे विल बी प्रेजेंट आइदर इन Ml4 या Ml6 टाइप, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या फिर स्क्वायर प्लेनर, कुछ भी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो फिक्स्ड होगी। सो दे आर डायरेक्शनल। जो प्राइमरी है बाहर है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं। डॉटेड डैश शो की है ना, डॉटेड, ये इधर भी हो सकता है। ये जो 3 दिखा दिए ना यहाँ पे,
दे आर नॉट फिक्स्ड हेयर, दे कैन बी प्रेजेंट हेयर, हेयर एंड हेयर आल्सो, ठीक है। लेकिन ये जो डॉट है, डॉट मींस जो अंदर पड़े हैं लिगेंड, सेकेंडरी, दे आर डायरेक्शनल, उनकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। सो इज दिस पॉइंट आल्सो क्लियर? दे आर डायरेक्शनल, जो सेकेंडरी है दे आर नॉन डायरेक्शनल। तो ये तो देख ही लिया, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस। तो यहां से क्लियर हो गया सारा। तो आपने याद क्या रखना कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है दैट इज आयोनाइजेबल। मेन पॉइंट यही है, क्योंकि इससे हमें पता क्या चलेगा, देखो इससे क्वेश्चंस आएंगे, वो लास्ट पे करेंगे। एक क्वेश्चन भी डालूंगा आपको लास्ट पे कि विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे काउंटर आयन जो बाहर है कितने हैं? 2 हैं। यहां पे भी 2 हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रैकेट के बाहर एक Cl हो, ब्रैकेट के बाहर 2 Cl हो, ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोराइड हो, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल किया था वहीं पे एक्वस, जहां हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहे थे, क्लोरीन अंदर आ रहे थे, वहां पे, ठीक है। तो ये देखो हो सकता है कि ब्रैकेट के बाहर 1 2 3 क्लोराइड आ जाए। इसको एनालाइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये ब्रैकेट प्लस 1 क्लोराइड आयन, यहां पे क्या आएगा? ब्रैकेट प्लस 2 क्लोराइड आयंस, एंड यहां पे ब्रैकेट प्लस 3 क्लोराइड आयंस। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस कहां पे आ गए? यहां पे। आर यू गेटिंग इट? तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मतलब 4 स्पीशीज, मैक्सिमम 4 स्पीशीज, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इनकी होगी। व्हाई? बिकॉज मोर नंबर ऑफ आयंस। आर यू गेटिंग इट? एक दो और क्वेश्चंस है दैट वी विल डिस्कस, या मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, यू विल टेल मी द आंसर। अभी आ जाओ, ये अभी जो किया था दैट इज सेम। ये जो बाहर है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड, ठीक है। ये जो है दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मेटल, ठीक है, एंड दिस इज होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो वर्नर ने काफी कुछ बता दिया था, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, काफी ड्रॉबैक्स थे। He was not able to explain some points that why only certain elements possesses remarkable property of forming coordination compounds। भाई कुछ compounds ही जो metals हैं वो coordinate बना रहे हैं, कुछ नहीं। Why? उसके बाद कोई जवाब नहीं था। Why the bond in coordination compound have the directional properties? भाई वो सेम डायरेक्शन पे क्यों बन रही हैं? Why they are not forming bond anywhere they want? तो इसका भी इसके पास रीजन नहीं था। And last, why coordination compounds have characteristic magnetic and optical properties? They were also not explained by him। वो जो आगे वाली थ्योरीज थी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी नेक्स्ट जो थ्योरीज आ रही हैं, दे आर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो तो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, अभी नहीं करने वाले। ये दो मेन है, ठीक है। इन दोनों को समझ लो। पहले हम करेंगे वीबीटी, उसके बाद सीएफटी। सो वीबीटी को, अभी वीबीटी ने ना हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, sp3 dsp2 d2 sp3 sp3 d2। ये हाइब्रिडेशन होता क्या? दिस इज पार्ट ऑफ +1, ठीक है। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। फॉर द टाइम बिंग ये देख लो कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट, ठीक है। शेप्स डिफरेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट होगी। देखो अगर 4 लिगेंड लगे हैं, ठीक है, दोनों में 4 लिगेंड लगे हैं, तो जो लिगेंड है वो या तो sp3 हाइब्रिडाइज लगे होंगे या फिर dsp2। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इफ इट इज sp3, ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इफ इट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, द आंसर विल बी, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। एंड अगर 6 लिगेंड्स लगे हैं, दोनों में 6 लिगेंड्स लगे हैं, तो ज्योमेट्री ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। हाँ, उसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, इट इज sp3d2 या d2sp3। maybe till now you know sp3d2 is there because सबसे पहले hybridization start होगी 1s and 1p, that is sp, then sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3 like this। लेकिन d2 sp3 what is this? ये अभी समझेंगे अगली स्लाइड में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड, एक दो केसेस हैं दैट वी विल डिस्कस एट द लास्ट। अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वीबीटी पे, पहले 3D, उसके बाद 4s 4p 4d, ये इसी ऑर्डर में ड्रॉ करना है, इसको इधर उधर नहीं करना है। इसी ऑर्डर में ड्रॉ कर लिया तो मेन जो पोस्टुलेट है ना वीबीटी का, वो एक्चुअली क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मेटल के पास
एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जो मेटल है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, एंड जो लिगेंड है उसके पास लोन पेयर होगा, एंड ये लिगेंड लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अभी जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दे एक्ट एज लुईस बेस, सो लिगेंड्स दे आर एक्टिंग लाइक लुईस बेस, एंड मेटल्स दोज हु आर एक्सेप्टिंग लोन पेयर दे आर एक्टिंग लाइक लुईस एसिड। सो यहाँ पे मेन जो कंडीशन है दैट इज, अगर हमारे पास 4 लिगेंड है तो वी नीड एट लीस्ट 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स फ्रॉम मेटल। इफ देयर आर 6 लिगेंड्स वी नीड एट लीस्ट 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स फ्रॉम मेटल, ठीक है, लिगेंड से नहीं, लिगेंड के पास तो लोन पेयर ही होगा, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स फ्रॉम मेटल। अभी ये पता कैसे चलेगा कि कौन से मेटल के पास कितने एम्प्टी लिगेंड्स, सॉरी कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं? सो पहले तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कोई भी मेटल आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन आ गया, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन के बाद 4s2 3d6, 4s2 3d6, ठीक है, आर्गन के बाद। अगर आयरन 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, 4s से रिमूव हो गए, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3d6। नाउ वी आर हैविंग 3d6। अभी 3d6 को फिल कैसे करेंगे? देखो यहां पे 3d आ गया, 3d6 1 2 3 4 5 6 यहां पे आ जाएगा, दोबारा पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर? अभी अगर मेटल के पास 6 लिगेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, D6 आ गया, कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो ये 6 लिगेंड्स दे विल ट्राई टू फाइंड 6 एम्प्टी रूम्स टू गेट अकोमोडेटेड। तो 6 रूम्स कहां पे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आंसर आ गया? एस पी के 3 ऑर्बिटल्स आ गए, sp3d2। ये क्या आ गया? sp3d2। क्लियर? एक एस का कमरा हो गया, 3 पी के 2 डी के, टोटल 6 हो गए। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ये तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, d2sp3। नो व्हाट इज दैट? अभी d2sp3 क्या मतलब है? ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिया था बच्चे, 21 से 30 लेके 30 तक जो भी एलिमेंट्स है ना, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना उसको हम लिख के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता, इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, यहाँ पे आ जाएगी अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कॉन्फ़िगरेशन अगेन 3d6। Now we are not going to fill these 6 electrons in this way as we have done this. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल नहीं करेंगे। Here there is difference. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अभी डिफरेंस क्या है एंड क्यों है? That is we are going to fill electrons in pairing 1 2 3 4 and 5 6, ऐसे पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए D6। हाँ, हमने अफबर्ग्स रूल एंड हंट्स मल्टीप्लिसिटी एंड वो सारे रूल्स किए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी है सिंगल सिंगल करके पहले इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ऑपोजिट स्पिन में पेयरिंग करो। लेकिन यहाँ पे पहले ही पेयरिंग कर दी, क्योंकि ये बाद में देखते हैं। लेकिन देखो अगर यहाँ पे पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे 2 एम्प्टी रूम्स आ गए ना, पहले डी के 5 ऑर्बिटल, 2 तो वेकेंट हो गई। अगर यहाँ पे वेकेंट है तो 6 लिगेंड्स है, तो 6 कमरे दे दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर क्या आ गया? D2sp3। आगे ना कॉन्फ़िगरेशन D2sp3। सो अगर हमारे पास sp3d2 आ रहा है और D2sp3 आ रहा है, तो व्हाट डू यू मीन? देखो अगर ये D है तो इट मींस दिस D इज ऑफ 4D। अगर D पहले वाला यूजर है दैट मींस दैट D इज ऑफ 3D। क्लियर? अगर D बाद में यूज हो रहा है तो दैट इज 4D, अगर पहले यूज हो रहा है तो दैट इज 3D। अभी एक बात और समझो, यहां पे जब भी हमारे पहले वाले D2 एम्प्टी हैं, ठीक है, 3D यूज हो गए, वो क्यों खाली थे? क्योंकि वहां पे पेयरिंग हो गई। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो गई तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन, व्हाट डू यू मीन बाय लो स्पिन? देखो बच्चे, एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री टू रोटेट। वो स्पिन करेगा कैसे भी,
ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उनकी स्पिन लो हो जाएगी, हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्पिन नहीं कर सकते, एक दूसरे को हिंड्रेंस देंगे। तो अगर पेयरिंग होगी तो दे आर आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो जो पहले किया था, जो आयरन के साथ 6 वाटर थे, तो दैट इज हाई स्पिन। अभी इसको आउटर, इसको इनर कॉम्प्लेक्सेस भी बोल देते हैं। क्लियर है? जो डी है वो आउटर वाला यूज हो रहा है, सो दे आर आउटर कॉम्प्लेक्स and these are called inner complexes. So low spin complex or inner complexes, same thing. Outer complex or high spin complexes, same thing. ठीक है। तो क्वेश्चंस में ना कभी कभी वर्डिंग घुमा देते हैं, लेकिन बात सेम ही होती है। सो जो sp3d2 हाइब्रिडेशन है, दे आर आल्सो, सॉरी, sp3d2, दे आर आल्सो कॉल्ड आउटर और हाई स्पिन। एंड D2sp3, अगर ये D2 हमारा यूज हो गया तो दे आर कॉल्ड लो स्पिन या इनर कॉम्प्लेक्स। सो इसी तरह से हमारे पास पॉसिबल है ML4 टाइप के लिए भी। ठीक है। तो दैट यू कैन ट्राई, इफ यू हैव एनी इश्यूज या प्रॉब्लम तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज यू कैन ट्राई। ऐसे ही हो जाएगा, वो भी इजी। ये देखो वो सेम एग्जांपल, ये जो अभी डिस्कस किया था। ठीक है। आयरन के साथ CN6 आ गई। ठीक है। 4 नेगेटिव आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर हो गए, तो 2 डी खाली आ गए, तो दिस इज D2sp3। ठीक है। इफ इट इज D2sp3, व्हाई दे आर फॉर्मिंग, अच्छा वो हमने किया था ना, आई वाज सेइंग यहाँ पे पेयरिंग क्यों हो रखी है। पहले तो पेयरिंग हो ही नहीं थी, तो यहाँ पे CN था ना, जो दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड? देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग तगड़ा बंदा आ रहा है, तो जो 3-4 इकट्ठे ऐसे ही थे ना, तो वो डर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो आ गया यार, वो आ गया। ठीक है। तो अगर कोई वीक है बंदा ऐसे गुजर रहा, तो उससे डरेंगे नहीं। अगर कोई टीचर उससे डर नहीं रहा, वीक है ऐसे पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, खूब शोर मचाओ। लेकिन अगर प्रिंसिपल आ गया, जो कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, वो मतलब उसके पास काफी रोब है, ताकत है, तो सभी डर के इकट्ठे होकर साइड पे हो जाएंगे कि नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं किया। वही सेम यहाँ पे हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे कर देगा, डर के मारे इकट्ठे हो जाएंगे सभी। ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, CN एक एग्जांपल है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है, हम एक सीरीज करेंगे, वहां पे पता चल जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वो पेयरिंग करेंगे, तो वो स्पिन क्या हो जाएगी, देखो अभी डिस्कस किया था, स्पिन पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। सो दे आर जनरली डायमैग्नेटिक, अभी किया था, जनरली डायमैग्नेटिक। D6 था तो ठीक है, पेयरिंग होके डायमैग्नेटिक हो गया। मे बी इफ इट इज D5, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, डी के 5 ऑर्बिटल्स, सो 1 2 3 4 पेयरिंग तो हो गई, लेकिन एक अनपेयर रह गया, स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक। सो जनरली दे आर डायमैग्नेटिक। सो दे आर आल्सो कॉल्ड इनर स्फीयर। अभी बताया था पिछली स्लाइड में, अगर 2 डी खाली हो गए पहले वाली, तो दे आर कॉल्ड इनर स्फीयर। ठीक है। तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी, लो, इनर स्फीयर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। जो एग्जाम्पल पहले लिया था ना, Fe वाटर के साथ 6, ये उसी के साथ सिमिलर एग्जाम्पल है। देखो आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, Cl इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट विल नॉट कॉज पेयरिंग। सो D6 ऐसे फिल कर दिए जैसे पहले बताया था। तो 6 लिगेंड्स है, तो 6 ऑर्बिटल्स खाली यहीं पे मिलेंगे। ठीक है। तो लिखना कैसे, हमेशा पहले 3D, उसके बाद 4s, देखो 3D 4s 4p 4d, ये तो सबके लिए सेम ऐसे स्टार्टिंग करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, और देखो कितने खाली ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, कितने लिगेंड्स है, जितने खाली ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड्स को उतने दे दो, जितने भी जरूरत है। आर यू गेटिंग इट? तो ये तो हो गया हमारा ML6 टाइप के लिए। ML4 टाइप के लिए भी ट्राई करोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, देखो ML4 में या तो आंसर आ रहा है sp3 या आ रहा है DsP2, ये दो ही आंसर पॉसिबल है। इफ इट इज sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल, इफ इट इज DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो sp3 मतलब ये वाला s होगा, एंड ये 3 p होंगे। ठीक है। तो इफ दीज 3 आर एम्प्टी, तो इनको ये कमरे दे दो, sp3 हो गया टेट्राहेड्रल। इफ ये वाले d में एक d खाली है, ठीक है, तो ये वाला d पहले यूज हो जाएगा, एक ये वाला s हो जाएगा, एंड दीज 2 p विल बी यूज। सो दिस इज d, this is S, this is P2, so that is DsP2, and these both are for coordination number 4. So अगर 4 ligands लगे तो these two hybridizations are possible, sp3 और DsP2। DsP2 तभी possible अगर आपके पास ये वाला D खाली है। तो अगर if it is sp3 that is tetrahedral, otherwise if it is DsP2 that is square planar। चलो
अभी बोल रहे थे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, पेयरिंग इफेक्ट, ये जो लास्ट पे है ना, ये अमोनिया भी कंसिडर कर लो। दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो क्या होगा, दे विल कॉज पेयरिंग। सो आयरन अगर D6 था, 3D6 है, तो ये लिगेंड्स है ना, जो ये वाले लिगेंड्स, ये क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो दिस इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। देखो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी ऑर्डर से हो गई। ठीक है, इनके बीच SCN एंड S2 नेगेटिव वाला, इसको याद कर लो। उसके बाद वाटर, अमोनिया, ये मेन लिगेंड्स है जो बार बार यूज कर रहे हैं। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया। ठीक है, वाटर आ गया, उसके बाद OH हो गया। तो ये सीरीज 2-3 बार लिख के याद कर लो, इससे पता चल जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ये वाले, ये पेयरिंग करवाएंगी। ठीक है, अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि वर्नर थ्योरी हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में नहीं बता पा रही थी। सो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज अंडर रूट ऑफ n+2 bm, bm इज यूनिट बोहर मैग्नेटम। नाउ व्हाट इज n बच्चे, जो किया था ना आयरन D6, अभी D6 1 2 3 4 5, D के 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग 1 2 3 4 5 6। And if it is weak field ligand 1 2 3 4 5 and 6। तो देखो D6 कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करके पेयरिंग हो रही है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देखो आयन विच हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर डाईमैग्नेटिक, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सो दे आर डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक की हमेशा जो मैग्नेटिक मोमेंट रहती है दैट इज 0, 0 फॉर डाईमैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर इसके लिए देखूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो फॉर्मूले में n है ना, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि D6 कर दिया तो इसकी n की वैल्यू 6 हो गई, नो। व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो D6 फॉर द सेम मेटल it may be possible that we have different magnetic moment depending upon the type of ligand। अगर उसने पेयरिंग करवा दी तो हो सकता है n की वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पे 0 है, D6 यहाँ पे 0 है एंड D6 यहाँ पे 4 है, इट इज नॉट 6। तो यहां से ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, देखो वर्नर ने भी काफी कुछ बता दिया, उसके बाद VBT ने हमें कुछ हेल्प कर दिया आगे। ठीक है, अभी VBT ने भी काफी कुछ बता दिया था, लेकिन इसके बाद इसके भी ड्रॉबैक्स आते, तो हमने CFT किया, CFT के बाद और MOT कुछ आया। इसने जो बताया था उसके मेन ड्रॉबैक्स देखो क्या है। मेन ड्रॉबैक्स ये बता रहे थे, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। बच्चे यहाँ पे अजम्पशंस बहुत मान रखी थी हमने। ठीक है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक डाटा के बारे में ये पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं बता रहा था। इट डू नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जीबिशन। देखो जो कलर था ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्यों आ रहा था ये नहीं बता रहा था, ये अगली जो करेंगे ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो बता रही थी। ठीक है, तो ये भी नहीं बता पा रहा था। तो किनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये क्यों हो रहे थे, स्टेबल क्यों थे, ये भी नहीं ये बता पा रहा था। तो इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखो अगर बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वी हैव डन sp3 एंड dsp2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3 d2 d2 sp3 दोनों का ज्योमेट्री सेम था, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज स्क्वायर प्लेनर। भाई है तो 4 लिगेंड ही, कभी टेट्राहेड्रल लग रहा है कभी स्क्वायर प्लेनर, ये क्या हुआ ये भी नहीं ये बता पा रहा था। इट डज नॉट गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स क्यों बने हैं, दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो नेक्स्ट आ गया था हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो बताया था उसने इसमें से काफी पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना बच्चे, ये आपके लिए लेटेस्ट है।
जो पहले हमने वीबीटी की थी ना, उसमें उसने क्या कंसिडर किया था कि मेटल है जो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, लिगेंड लोन पे डोनेट कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, ये बोल रहा है कि हम कंसिडर करेंगे दैट इट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मेटल को ये पॉजिटिव कैटायन की तरह मान रहा था और जो लिगेंड है नेगेटिव, उनको ये नेगेटिव चार्ज की तरह मान रहा था। सो देखो, नेगेटिव लिगेंड्स दे वर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, व्हाइल न्यूट्रल लिगेंड्स दे वर ट्रीटेड एज डायपोल्स। ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, तो इसको क्या माना इसने? पॉइंट चार्ज। ये क्या हो गया? न्यूट्रल लिगेंड, तो इसको क्या माना इसने? डायपोल। ठीक है, जो मेटल है उसको तो पॉजिटिव मानेगा, मेटल तो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज में कौन सा आयनिक बॉन्ड होता है? तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो मेजर डिफरेंस यही था सीएफटी एंड वीबीटी में। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड था करेक्टर, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड करेक्टर है। तो देखो आगे, डी के 5 ऑर्बिटल थे हमें पता है, एंड वी नो दोज 5 आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एंड 2 are dx square minus y square and dz square. We know these are the 5 orbitals of d. अभी देखो 1 2 3 4 5, 5 के 5 orbitals they are having same energy, they are called degenerate, that is they have same energy. तो सभी के सभी इकट्ठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब लिगेंड उसके पास आ रहा है ना, तो ये जो 5 ऑर्बिटल है इनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई। ठीक है, देखो when the ligand approaches the metal, the electrons in the d orbitals of metal and will experience repulsions. देखो d जो मेटल है उसके ऑर्बिटल्स हैं, जो उसमें जब लिगेंड आएगा अप्रोच करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करेगा, तो जो वो 5 ऑर्बिटल्स डी के इकट्ठे थे उनकी एनर्जी डिफरेंस जनरेट हो जाएगी। एनर्जी डिफरेंस जनरेट हो गई तो वो क्या हो जाएगा, दो एनर्जीज में डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, दो डिफरेंट एनर्जीज में वो स्प्लिट हो गया। अभी ये क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। तो आप एग्जांपल लो, देखो हम दो, हमारे दो, भारत सरकार ने बोला तो 4 जने हो गए फैमिली में इकट्ठे। ठीक है, मदर फादर एंड भाई बहन, परफेक्ट फैमिली बन गई। अभी परफेक्ट फैमिली में बड़े भाई की हो गई शादी। जब बड़े भाई की शादी हो गई तो वो फैमिली 4 वाली 5 आदमी की फैमिली बन गई। अब 5 जाने हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड न्यू जो वाइफ आ गई ना, भाभी। पहले पहले तो बहुत खुशी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुशल मंगल। धीरे धीरे डिफरेंसेस बनने शुरू हो गए तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। एंड वी नो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ज्यादा है तो ऐसे उछलोगे, एनर्जी कम है तो ऐसे बैठ जाओगे, मतलब स्टेबल हो जाओगे। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी कम, तो पहले थोड़ी थोड़ी दरारें बननी शुरू हो गई तो वो डिस्टेबलाइज हो गया। लेकिन दरारें इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो बोली कि देखो जा तो अपने मम्मा पापा के साथ रह लो, या फिर मेरे को छोड़ दो, या मेरे पास रह लो, मम्मा पापा को छोड़ दो। तो पॉसिबिलिटी तो एक ही, अभी बंदा सोचेगा चलो इसके साथ रह लेता हूँ, उनको कभी कभी मिल लिया करूंगा, इसको छोड़ दिया तो बस मैं तो खत्म। तो भाई उसने क्या किया, ये दोनों इकट्ठे रहने लग पड़े, ये फैमिली अलग हो गई। लेकिन शादी से पहले तो इकट्ठे थे सभी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इससे क्या हो गया, ऐसा जो सेपरेशन हो गई, ये सेपरेशन सभी नेगेटिव लिगेंड के पास आने से ही हुई। तो वही हो रहा है ना, जो नेगेटिव लिगेंड आएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है पहले डीजनरेट सेम थे, उसके बाद थोड़ा सा डीस्टेबलाइज हो गए, उसके बाद स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए। हमारी स्प्लिटिंग यहीं तक है। लेकिन याद रखना, जो घर वालों से अलग कर देगी ना, वो खुद भी सुखी नहीं रहेगी। यहां से आगे देखोगे ये भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसा होता है, इसको छोड़ो। अभी ये जो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ गए ना, इसको बोलते हैं नीचे वाले को T2G और इसको बोलेंगे हम EG। क्लियर? एंड इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट वी कॉल इट एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल्स दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गए, T2G and EG. So these are two different energy levels in case of octahedral. ये सभी बच्चे octahedral के केस में। अभी देखो, if we want to fill 2 electrons, देखो ये तो दो एनर्जी लेवल्स आ गए T2G and EG। ठीक है, इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज P? P इज पेयरिंग एनर्जी। इफ वी वांट टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन,
तो एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फिल हो जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन नो प्रॉब्लम, थर्ड इलेक्ट्रॉन नो प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, हो सकता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल हो जाए। तो वो कैसे पता चलेगा? यहां से, व्हाट इज दिस, पेयरिंग एनर्जी इज मोर, सो इट मींस पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है। अगर इतनी एनर्जी लग रही है पेयरिंग करने में तो मत करो भाई, किसने बोला? इसका मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग से ज्यादा हो गई तो पेयरिंग नहीं होगी। इफ नो पेयरिंग मींस हाई स्पिन, इफ नो पेयरिंग मींस हाई स्पिन, हाई स्पिन मतलब वो अलग अलग है, इट मींस फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा। एंड इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, थोड़ी सी एनर्जी आप दे दो तो फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 यहीं पे आ जाएगा, पेयरिंग यहीं पे हो जाएगी। दिस इज फॉर D4, आई एम टॉकिंग फॉर D4, क्योंकि D1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, 1 2 3 नीचे ही आ जाएंगे, दैट इज all the 3 electrons in T2G. But if we want to fill 4 electrons in D, so fourth electron will be decided whether the pairing energy is less or more as compared to crystal field splitting energy. If the pairing energy is more, so it will not get paired. Pairing energy is more, we don't have this much of energy, so no pairing, it means electron will move to the next higher energy level and इसकी configuration क्या आ जाएगी? T2G3 EG1. Clear? And if pairing energy is less, it will be T2G4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गए। ठीक है, अगर आप नोट करो ना तो D1 D2 D3, तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, तो यहां से उल्टा शुरू कर दो, D10 D9 एंड D8। बच्चे ये जो केसेस है ना, इसके लिए चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वो वीक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। फिल करके देख लेना, चाहे पहले पेयरिंग कर लेना चाहे मत करना, तो इन 6 केसेस के लिए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। अभी केस अराइज होता है कि D4 D5 D6 D7 के लिए हाई स्पिन एंड लो स्पिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इसको ऐसे अज्यूम कर लो, देखो वही है ना, T2G के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, EG के 2 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अभी D4 सिमिलरली ऐसे किया था ना, T2G में क्या आ गए? 2 एंड EG में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? T2G3 एंड EG1। पहले सभी हाई स्पिन की बात कर लो, हाई स्पिन मतलब नो पेयरिंग। अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1 2 3 4 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? T2G3 EG2। D6 के लिए 1 2 3 4 5, अभी 5 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, 6 तो ऑटोमेटिकली नीचे भरना ही पड़ेगा, पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, पेयरिंग तो करनी पड़ी क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 यहां पे आ गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G, देखो नीचे वाला एनर्जी लेवल T2G, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, T2G4, EG में कितने आ गए? 2। सिमिलरली D7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, T2G5 एंड EG2। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई D4 5 6 7 की इन हाई स्पिन। अभी देखो लो स्पिन का क्या मतलब है? लो स्पिन मतलब पेयरिंग हो जाएगी, लो स्पिन मतलब पेयरिंग विल अकर। अगर पेयरिंग होगी तो D4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे पेयरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 एंड 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई T2G4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5, T2G5। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा? T2G6 T2G6 EG1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सारा हमने कर रखा था इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, दीज ऑल आर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अभी देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ठीक है, डन। इफ वी वांट टू डू इट फॉर टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल बच्चे दिस विल बी ऑपोजिट। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ये देखो ये क्या आ गया? T2, ये क्या आ गया? E। ऑक्टाहेड्रल में क्या था? नीचे 3 ऑर्बिटल थे, ऊपर 2, यहां पे ऑपोजिट हो गए, नीचे 2 आ गए ऊपर 3। दिस इज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। एंड टेट्राहेड्रल में जो आएगा ना, दैट विल बी T2 एंड E, उसके साथ G नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, इट इज नेवर सेम, इट इज नेवर सेम। एक्चुअली
यहाँ पे थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन इसको समझ लो ऐसे कि अगर टोटल 5 है ना तो दिस इज 3/5 टाइम एंड दिस इज 2/5 टाइम। मतलब ये वाला पोर्शन हमेशा ज्यादा रहेगा इससे, ठीक है, ये सेंटर में नहीं होगा, बीच में, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो दिस विल बी 3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। सिमिलरली इफ वी टॉक इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कैसा रहता है 1 2 3, तो 1 2, तो उसमें क्या होता है दिस EG एंड दिस इज T2G, तो ये वाला पोर्शन 3/5 एंड दिस इज 2/5। मतलब अगर टोटल 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2, ये सेंटर में नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि ये जो टेट्राहेड्रल एंड ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें एक तो डिफरेंस ये आ गया कि T2G EG 2-3 ऑर्बिटल ऑपोजिट हो गए, यहाँ पे 2 नीचे है, यहाँ पे 3 नीचे है, ठीक है। ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल का रहेगा हमारे पास, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल आ गया तो आप याद करोगे कि E में 2 ऑर्बिटल नीचे, T2 में 3 ऑर्बिटल ऊपर। तो ये आ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वही बात, पहले 5 डिजनरेट थे, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया, उसके बाद वो स्प्लिट हो गया 2 एनर्जी लेवल्स में, नीचे आ गया E एंड ऊपर T, ठीक है। T2G लिखा है, EG लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, T2 आएगा, E आएगा, G नहीं आएगा इसके साथ। अभी ये हो क्यों रहा है एंड ये जो भी स्प्लिटिंग हो रही है, इसके अंदर जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ना, उसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, दैट इज डेल्टा टी। वहां पे O बोला था, O मींस ऑक्टाहेड्रल। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बोला था डेल्टा O, दिस इज डेल्टा टी। अभी एक बात नोट करो, डेल्टा टी और O में रिलेशन क्या है, चेक करो। डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी एंड डेल्टा O में से कौन ज्यादा ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली डेल्टा O, बिकॉज 4/9 इज अप्रोक्सीमेटली 0.45, मतलब ये लगभग लगभग इसका डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी इज, अच्छा ये रिलेशन है डेल्टा टी एंड डेल्टा O का, इट इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स, तो इट इज क्लियर कि डेल्टा O की स्प्लिटिंग ज्यादा, डेल्टा टी की स्प्लिटिंग कम है। क्या मतलब है, मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल में है दैट इज लेस, ऑक्टाहेड्रल में ये क्या होती है, डबल से ज्यादा हो जाती है। तो अगर इसमें ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो डू यू थिंक देयर विल बी पेयरिंग 1 2 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, नहीं, बिकॉज ये एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू मूव इन नेक्स्ट एनर्जी शेल, दैट इज 1 2 3, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर ही जाएगा। क्यों वो उसके साथ एडजस्ट करें नीचे, जब नया रूम मिल रहा है, ऊपर इंडिपेंडेंटली अकेला रहेगा। तो ये देखो, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, रेयरली या ऑलमोस्ट बोल दो, दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड, इट मींस high spin complexes are observed, high spin, or we can say tetrahedral complexes, they prefer to form high spin complexes. Why? Because this energy difference is less, so if energy difference is less, so electron will easily move to the higher T2 level. Clear? तो अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम, यहाँ पे ज्यादा क्यों है बच्चे, क्लियरली यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स थे 6, यहाँ पे कितने लिगेंड्स है 4, जितने ज्यादा लिगेंड्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शंस उतनी ज्यादा रिपल्शंस के साथ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्शंस कम है तो एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, ठीक है। तो रिमेंबर टेट्राहेड्रल ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, सो जैसे पीछे किया था ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन लो स्पिन, नो सच केसेस, ओनली हाई स्पिन। अभी आ जाओ कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो CFT ने कलर्स एक्सप्लेनेशन दी थी, पहले हमने किया था VBT की लिमिटेशंस, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कलर्स। ये कलर्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है D3 का, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3। अभी D में 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं हम, वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 1 2 3, पहले ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना अकेला पड़ा है, ये क्या हो गया, ऊपर वाले एनर्जी में शिफ्ट हो गया, एक्साइटेड हो गया। ये जो नीचे है ये ग्राउंड स्टेट, ऊपर एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था इसने एक्साइटेड स्टेट शो कर दी, दैट इज इट इज मूविंग फ्रॉम T2G लेवल टू EG लेवल, ठीक है। अभी एक्साइटमेंट सिर्फ यही शो कर सकता है, आई मीन टू से अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही एक्साइटमेंट शो करेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे D6 होता एंड D6 के मेरे पास पेयरिंग हो जाती स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ठीक है,
तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे। वाई? भाई इसने तो बॉन्ड बना लिया किसी के साथ, ये तो किसी के साथ बाउंड हो गया, तो वो जिसके साथ बाउंड हो गया वो अभी जाने नहीं देगा उसको, उसको बोलेगा रुक, तेरी एक्साइटमेंट लेवल खत्म, तू गया, खत्म, टाटा बाय बाय, अभी और एक्साइटमेंट नहीं होगी। अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो वो एक्साइटमेंट शो करेगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट जाएगा। तो ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है, ये डी के ऑर्बिटल्स हैं, तो ये भी डी के ऑर्बिटल्स हैं, तो दिस इज शोइंग डी डी ट्रांजिशन। डी एंड एफ चैप्टर में कर रखा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शो कलर कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज देयर इज डी डी ट्रांजिशन। अब ये डी डी ट्रांजिशन कहां पे हो रही है? ये डी डी ट्रांजिशन यहीं पे हो रही है। अगर तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगी, क्योंकि उसने पेयर कर लिया तो एक दूसरे से बाउंड हो गए, तो इट इज नॉट फ्री टू मूव, वो ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे नीचे कोई भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो दैट कैन शो द एक्साइटमेंट एंड इट कैन मूव अप, ठीक है। तो ये आ गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस स्ट्रक्चर बता रहा था, ये इजीली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्केल प्लेनर क्यों है, ठीक है, ज्योमेट्री बता रहा था, कलर कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ वीबीटी ने नहीं बताया, तो सीएफटी ने इजीली बता दिया था। लेकिन सीएफटी के खुद भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स थे। तो मेन ड्रॉबैक क्या था? देखो, जो सीरीज की थी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें ये स्ट्रॉन्ग फील किए थे, CO, CN, ammonia, these were strong field ligands, that is they are calling pairing। तो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद है, बिल्कुल लास्ट पे आ रहे थे। इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। लेकिन ये थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि मेटल लिगेंड में आयनिक बॉन्ड है, मेटल पॉजिटिव, एंड नेगेटिव लिगेंड्स को हम मान रहे हैं पॉइंट चार्जेस। तो ये तो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो नेगेटिव लिगेंड्स को तो प्रेफरेंस देनी चाहिए, इनको तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये तो वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। दूसरी दिक्कत थी कि उसने उसको प्योरली आयनिक बॉन्ड मान लिया था, हालांकि वो प्योरली आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है उसमें, ठीक है। वीबीटी ने माना था कोवेलेंट, सीएफटी ने माना आयनिक, दोनों ही गलत है। तो आगे आ गया बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है ना, वो खास क्यों है? देखो, पहली बात तो ये कार्बोनिल सी ओ दोनों कैपिटल हैं, अगर सी एंड ओ ऐसे आ गया तो दैट इज अ मेटल कोबाल्ट। दिक्कत यहीं पे आ जाती, कभी बार पता नहीं चलता मेटल है कि लिगेंड। सो मेटल कार्बोनिल, निकल के साथ कोबाल्ट लग रहा है, सॉरी निकल के साथ कार्बोनिल लग रहा है, क्रोमियम के साथ, मैंगनीज के साथ, यहाँ पे CO कोबाल्ट मेटल है, मेटल के साथ ये लिगेंड लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या खास है, इसको समझने के लिए सिर्फ ये समझ लो इसमें क्या हो रहा है, तो ये सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। देखो, पूरे चैप्टर में ये हो रहा है कि मेटल के पास एम्प्टी लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर है, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो CO क्या हो गया? लिगेंड, इसके पास ये लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया, एम्प्टी ऑर्बिटल PD कुछ भी हो सकता है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया, तो बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जो हम शुरू से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जो हमारे पास मेटल है उसकी भी तो खुद की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d6 या कुछ, अगर 3d6 है तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस और नो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो आयरन 2 पॉजिटिव, तो उसके D6 ये लोन पेयर आगे कि नहीं? तो ये मेटल के खुद के लोन पेयर हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, वो जो लिगेंड है उसके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखो, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इधर मेटल के पास कार्बोनिल ग्रुप ने लोन पेयर दिया तो बॉन्ड बन गया। अब क्या आ रहा है? ऑपोजिट हो रहा है, मेटल उसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करके डबल बॉन्ड बना रहे हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा, ठीक है। अब एक और बॉन्ड बन गया ना, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज पाई। तो जब मेटल लिगेंड को अपना लोन पेयर देके लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, खाली वाले एंटी ऑर्बिटल में लोन पेयर देगा तो वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है इट पोजेसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। तो ये देखो, इसी इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट या सिनर्जेटिक बॉन्डिंग, एंड दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया, खुद ही स्ट्रांग हो गया, स्टेबल हो गया, तो ये मेटल कार्बोनिल है। तो ये आगे कुछ एप्लीकेशंस, ये तो फर्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग में कुछ एप्लीकेशंस बता दी थी, वेरी इजी, यू कैन गो थ्रू इट। तो कुछ यहाँ पे दे रखी है, विलियमसन कैटलिस्ट, यही होता है, इट इज यूज्ड
ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है, मेटल्स की कुछ ज्वेलरीज में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके यूज करते हैं, वो यही हो गया कुछ। तो ये फोटोग्राफी, वो पुराने समय वाली जो बताई थी, हार्ट ऑसिलेशन में वो डिसॉल्व करके इट डिकम्पोजेस द एजीबीआर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन का ही एप्लीकेशन आ गया। लास्ट में EDTA it was used in treatment of lead poisoning, very important for MCQs. Cisplatin and all, they were used as they were used for treating cancer, ठीक है। कैंसर को ट्रीटमेंट कर लिए, ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए सिस्प्लेटिन यूज होता है। सिस्प्लेटिन है क्या, ये देखो, प्लेटिनम आ गया, 2 Cl आ गए, 2 NH3 आ गए, ठीक है। ये दोनों सेम साइड है, सो दिस इज सिस, अगर ऑपोजिट आते तो ट्रांस, सो दिस इज सिस्प्लेटिन। इज इट ओके? सो फॉर्मूला क्या हो गया सिस्प्लेटिन का, Pt, उसके बाद अमोनिया कितने आ गए, 2, एंड क्लोरीन भी कितने आ गए, 2। एमसीक्यू में आ जाता है सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला, यही आ गया। सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो विद दिस ओवरऑल चैप्टर इज ओवर। छोटे छोटे टॉपिक्स अगर कुछ रहते हैं तो यू कैन आस्क मी द प्रॉब्लम, मैसेज कर देना। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, NH3, 6 लिगेंड्स लग रखे हैं, +3। अगर कंफ्यूजन हो रखी है तो समझ लो, कोबाल्ट, NH3, 6 लिगेंड्स ऐसे हैं, एंड ऊपर क्या चार्ज है, +3। दे आर आस्किंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने कितने। तो आई होप इट वाज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।